Namaskar everyone. In this lecture, I will discuss three important articles of the Indian Constitution. यानी कि आज का जो लेक्चर है इसमें मैं भारतीय संविधान के तीन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करूंगी. These are Article 16, 17 and 18. Article 16. Article 16 says that there shall be equality of opportunities for all the citizens in the matters of public employment or appointment to any office under the state, and there shall be no discrimination on the basis of religion, caste, place of birth और रेजिडेंस. यानी कि आर्टिकल जो 16 है वो कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है या फिर कोई भी जो अपॉइंटमेंट होनी है किसी भी ऑफिस में जो कि स्टेट के अंडर है, उसमें जो हर एक नागरिक है, प्रत्येक जो व्यक्ति है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी और किसी भी सिटीजन के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और रेजिडेंस के आधार पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस आर्टिकल. कुछ अपवाद है जो कि आर्टिकल 16 के. फर्स्ट इज the parliament can prescribe residence as the condition for certain employment under any state and union territories or any local authority. यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो रेजिडेंस की एक जो कंडीशन है उसको प्रिस्क्राइब करे किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कि स्टेट के अंडर हो या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंडर हो या फिर लोकल अथॉरिटीज के अंडर हो. ये पहला अपवाद है. दिस इज फर्स्ट एक्सेप्शन. नो द सेकंड एक्सेप्शन, स्टेट कैन और द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर those sections of the society which are not adequately represented in the state services. यानी कि जो स्टेट है, सरकार है, वो उस वर्ग को या फिर उन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकती है जिनका कि स्टेट का जो सर्विसेज है जिनमें उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है. सो इन इंडिया वी हैव रिजर्वेशन पॉलिसी. Under this policy, our government has been providing reservation for the ST, SC, OBC and EWS sections of the society. अगर मैं EWS के बारे में बात करूं, and this section of society has been included in the reservation policy in 2019 under the 103rd Amendment Act of 2019. Through this amendment, two articles of the Indian Constitution were amended. These are Article 15 and Article 16. Under Article 16, Clause 6, the new provision was added which made the provision for the 10% reservation for those people which belongs to the higher caste, which are economically and socially backward, especially economically. यानी कि ऐसे लोग जो कि हायर कास्ट में आते हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इस वर्ग को 100 जो अमेंडमेंट हुआ था 103rd जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत उनको 10% जो है जॉब्स में उनको रिजर्वेशन दी जाए.
तो यही EWS का जो रिजर्वेशन है वो जो भारत के अंदर जो रिसेंटली इसको एडिट किया गया. Now we will discuss about the reservation of the OBC. We know that in 1990, BP Singh government introduced the 27% of reservation for the OBCs. But in 1991, Narasimha Rao government introduced two changes in this policy. First change was that there must be preferences to the poor people among the OBCs. यानी कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं OBC में उनको प्रेफरेंस दी जाए. 27% जो आरक्षण है OBC को दिया गया है, उसमें जो पुअर लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाए. सेकंड चेंज वाज दैट द 10% reservation was given to the people which belongs to the higher caste, what they were poor. यानी कि जो 10% जो आरक्षण है वो उन लोगों को दिया जाए जो कि हायर कास्ट से आते हैं लेकिन वो बहुत ही गरीब है. ये दो चीज़ें थी जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के समय जो है इंट्रोड्यूस हुई थी. बट इन 1992 1992 की बात है, आवर ऑनरेबल कोर्ट रिजेक्टेड द 10% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर the higher caste people which were economically or socially backward. What it appealed the constitutional validity of 27% OBC reservation, but with some conditions. यानी कि जो 1992 में जो माननीय कोर्ट है उसके द्वारा जो 10% जो आरक्षण है उसका जो प्रावधान था उसको रिजेक्ट किया गया, लेकिन जो 27% का जो OBC का जो आरक्षण था उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है उसको अपील्ड किया गया, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस लगाई गई. फर्स्ट कंडीशन, court said that the creamy layer should not be included in the benefits of reservation policy. यानी कि वो लोग जो कि OBC में इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रॉन्ग है उनको इस दायरे से बाहर किया जाए. नंबर 1. सेकेंड कंडीशन वॉज नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशंस. जो भी प्रमोशंस है उसमें किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ना दिया जाए. And third condition was that the reservation quota must not exceed the 50% limit. यानी कि जो रिजर्वेशन का कोटा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये कुछ कंडीशंस थी जो कि 1992 में जो ऑनरेबल कोर्ट है उनके ऑनरेबल कोर्ट द्वारा OBC का जो आरक्षण है उसके संदर्भ में ये लगाई गई थी. नाउ आर्टिकल 17. Article 17 talks about the abolition of untouchability. ये जो छुआछूते अनटचेबिलिटी है उसके एबोलिशन की बात करता है. एंड दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स ऑल टाइप ऑफ द untouchability in this society. And we know that untouchability is a big problem in Indian society. एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही है, आज भी है ये बहुत सारी जगहों में. In India, earlier we had Untouchability Act of 1955. What this act was amended in 1976 and it was renamed as the Protection of Civil Rights Act 1995. अब हम ये देखते हैं कि जो 1955 का जो एक्ट है इसके तहत क्या क्या प्रोविज़न है. There are various provisions which deals with the punishment for those person which commit the offense of untouchability. And we know that
there are various acts which come under the offense of untouchability. बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि अनटचेबिलिटी के ऑफेंस के अंडर आते हैं. जैसे फर्स्ट इज प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड फ्रॉम वर्शिपिंग देयरिन. यानी कि जो कोई व्यक्ति है उसको किसी पूजा स्थल पर जाने से रोकना या फिर वहाँ पर पूजा करने से रोकना. सेकंड इज दैट जस्टिफाइंग untouchability on the basis of religion, tradition and philosophical. इन जो वेस पर है वो अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करता है तो ये एक ऑफेंस है. थर्ड इज denying any person his access to the shops, hotels, restaurant, hostel and any other educational institutions. यानी कि किसी भी जो व्यक्ति को है व्यक्ति का जो एक्सेस है किसी होटल तक, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक, हॉस्टल तक या फिर किसी शॉप तक या फिर किसी रेस्टोरेंट तक ना हो, नहीं होने देना, तो ये भी एक ऑफेंस है. एक और ऑफेंस है विच इज़ अबाउट द इंसल्ट ऑफ अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट. यानी कि अगर कोई पर्सन शेड्यूल कास्ट से बिलोंग रखता है, अगर उसका इंसल्ट किया जाए कास्ट के बेस पर, ये भी एक ऑफेंस है. एंड जो नेक्स्ट इज द प्रीचिंग ऑफ अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. या फिर एक और चीज़ है आपका डिनाइंग ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द पर्सन विच बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट. तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो एक्ट है, दे कम अंडर द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी. एंड वी नो दैट if a person commits offense of untouchability, he or she is disqualified for the election of parliament and state legislature. अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का ऑफेंस करता है, अनटचेबिलिटी से लेकर ये ऑफेंस करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए. और जो कोई भी प्राइवेट पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो जो छुआछूते उसको वो प्रमोट नहीं कर सकता, because it violates the Article 17. Now Article 18. This article talks about the abolition of titles. Under this article, there are 3 or 4 provisions. First provision is this article prohibits the state from conferring any title to any citizen, whether he's to anybody, whether he's citizen or foreigner. यानी कि पहला प्रोविज़न ये कहता है कि जो सरकार है, जो स्टेट है, वो किसी भी पर्सन को वो टाइटल कन्फर्म नहीं करेगी, वो चाहे भारत का नागरिक हो या फिर वो कोई फॉरेनर हो, एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन से रिलेटिंग जो भी टाइटल्स होते हैं उनको छोड़कर. Second is the no citizen shall accept any title from any foreign country. Third is the any foreign person holding the post of holding the office of trust, office of profit or trust cannot accept any foreign title without the permission of president. ये जो प्रोविजंस है, दीज आर गिवन इन द आर्टिकल 18. अगर हम टाइटल्स की बात करें कि जो कौन से टाइटल्स है वो आर्टिकल 18 के अंदर आते हैं और कौन से नहीं आते हैं. अंडर दिस आर्टिकल हेरेडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, जो टाइटल्स हेरेडिटरी नेचर के होते हैं वो इस आर्टिकल के अंडर आते हैं. लाइक महाराजा, राय बहादुर, कि इस तरह के जो टाइटल्स है दे वर गिवन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ये उस वक्त दिए जाते थे. एंड दीज टाइटल्स वायलेट द आर्टिकल 18 एंड वायलेट द रूल ऑफ इक्वलिटी इन द सोसाइटी और कंट्री. ये जो टाइटल्स है ये
जो इक्वलिटी होती है उसके विरुद्ध है। क्योंकि उस वक्त जो सरकार है, उस वक्त जो ब्रिटिश सरकार है, वो कुछ चुनिंदा लोगों को इस तरह के टाइटल्स देती थी। तो ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिशर्स का जो मकसद था वो उस वक्त भारत के अंदर कोई इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करना है। तो उनका यही मकसद था कि कुछ लोगों को स्पेशल जो टाइटल्स देकर उनको 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 मतलब अपना एक सपोर्टर बनाए रखना। So these titles violate the rule of equality in the society. But if we talk about the national awards like the Bharat Ratna, Padam Shri, Padam Bhushan, Padam Vibhushan, these are these awards do not violate the rule of equality in the society. ये जो equality है उसका ये violation नहीं है. And because they are conferred on any person on the base of merit, and so they do not violate the Article 18. ये Article 18 का ये violation नहीं करते हैं, because we know that they are not hereditary titles. ये किसी व्यक्ति को तब दिए जाते हैं जब उसने किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो, क्योंकि ये उसका जो एक मेरिट है यहाँ पर उसको एक रिकॉग्नाइज किया गया। सो ये जो आर्टिकल 18 है उसका ये वायलेशन नहीं है। बट देयर इज अ प्रोविजंस दैट these titles cannot be used as fixed and fixed by the awardee. तो ये कुछ प्रोविजंस है अवार्ड को लेकर। सो हमने देखा कि जो तीनों आर्टिकल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसका एक क्विक रिविजन लें, इन फर्स्ट I discussed Article 16, which talks about the equality of opportunities in for all the citizens in the matter of public employment. And after that, I discussed the reservation policy, especially about the 27% reservation for the OBC sections of the society. After that, I discussed the Article 17, which talks about the abolition of untouchability, and under this article, I mentioned various acts which are offense under this article, and then I discussed the Article 18, which talks about the abolition of titles. And under it, I discussed that what type of titles are banned under this article, and what type of awards are permitted under this article. तो ये जो आज का लेक्चर है ये यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।